बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्लड ग्रुप्स। सो हम जो है ऑलमोस्ट वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल्स कवर कर चुके हैं। आज जो है हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। सही है। सो ब्लड ग्रुप्स जो है असल में होता क्या है कि समटाइम्स जो है हम किसी एक बंदे का ब्लड जो है किसी और में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें कोगुलेशन हो जाती है, क्लम्पिंग से हो जाती है। कभी कभार जो है क्लम्पिंग नहीं होती, सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लड ग्रुप। सही है। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो है इसको सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्टीनर। कॉल लैंडस्टीनर जो है इसने 1901 में किया था एंड उसको फिर उस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1930। सही है। अच्छा जी, ये तो जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन थी कि क्या-क्या होता है। अच्छा, अब एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो है लैंडस्टीनर ने सबसे पहले क्या आइडेंटिफ़ाई किया कि ही सेड कि हमारे जो आरबीसीज़ होते हैं ना, सो उसपे जो है स्पेसिफिक टाइप के एंटीजेंस होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये एक आरबीसी है और इस पे जो है छोटी-छोटी सी है जो पिंक पिंक नज़र आ रही है, दीज़ आर द एंटीजेंस। और यहाँ पे एक दूसरा आरबीसी है और उसपे भी एंटीजन है। सो पहले तो उसने ये डिस्कवर किया कि देयर आर 2 एंटीजेंस ऑन द आरबीसीज़। एक जो है एंटीजन हम उस एंटीजन ए कहते हैं, दूसरे को एंटीजन बी कहते हैं। सही है। एंटीजेंस को जो है एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। सही है। एग्लू एग्लूटिनोजेंस। सही है। अच्छा जी, दूसरी बात उसने क्या कही कि कि जो कि हमारे आरबीसी पे जो है एंटीजेंस होते हैं, तो हमारे प्लाज्मा में भी कुछ एंटीबॉडीज होती है, उससे करस्पॉन्डिंग कुछ एंटीबॉडीज होती है। और वो एंटीबॉडीज जो है हम उसको कहते हैं एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी। सही है। लेकिन उसने ये कहा था कि अगर एंटीबॉडीज को जो है एग्लूटिनेंस भी कहते हैं, उसने ये कहा था कि अगर हमारी बॉडी में अगर एक एंटीजन है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी है वो उसमें नहीं होगा। सी मतलब अगर आरबीसी पे एंटीजन ए है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी ए ना। सो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होंगे। सही है। या अल्फा एंटीबॉडीज भी हम इसको कहते हैं। तो अल्फा एंटीबॉडीज करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडीज है वो उसमें नहीं होंगे। या अगर किसी के आरबीसी पे एंटीजन बी है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बी नहीं होंगे। सही है। सो लेकिन अगर किसी के बॉडी में एंटीजन ए है, तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। और जिसकी बॉडी में एंटीजन बी है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज ए होंगे। सही है। तो ये उसने एक यही बात कही थी। और लेंसटीनर इसके बेसिस पे जो है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के बेसिस पे उसने जो है ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे। सही है। और इसको कहते हैं लेंसटीनर लॉ फॉर ग्रुपिंग द ब्लड। सही है। अच्छा। Okay, blood group system. So, more than 20 genetically determined blood group system are known today. Uh, uh, बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मोर देन 20 है। लेकिन लेस्टिनर ने जो है उसने दो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है डिस्कवर किए थे। एक जो है एबीओ सिस्टम है, दूसरा जो है आरएच सिस्टम है। ये दो सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किसी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक बंदे से ब्लड लेके दूसरे बंदे में ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो है एबीओ सिस्टम और उसका आरएच सिस्टम जो है हम ज़रूर फाइंड आउट करते हैं। सही है। ओके, सो द एबीओ सिस्टम में जो है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए या एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए और एंटीजन बी। सो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या अगर एंटीजन बी एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे जो है एबीओ सिस्टम को फोर ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, एबी ग्रुप एंड ओ ग्रुप। सही है। फोर ग्रुप्स हो गए। और इसमें जो है ए ग्रुप के फर्दर दो सब टाइप्स है, दैट इज ए1 एंड ए2। और इसी वजह से ए बी ग्रुप जो है इसके भी फर्दर टू टाइप्स हो जाते हैं ए की वजह से, ए1 बी एंड ए2 बी। सही है। सो अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर किसी के बॉडी में जो है अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन ए प्रेजेंट है और उसके साथ साथ सीरम में जो है बॉडी बी एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट है या बीटा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। सही है। अगर किसी की बॉडी में एंटीजन बी प्रेजेंट है और उसके साथ उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है दैट विल बी बी।
सही है। अगर किसी की बॉडी में दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगे और उसी वजह से द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। और द लास्ट वन इज अगर किसी की बॉडी में जो है कोई भी एंटीजन नहीं है, आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है और उनके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, दैट इज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। सही है। तो उसका उनका ब्लड ग्रुप जो है दैट विल बी ओ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सो दीज आर द सब टाइप्स ऑफ A1 एंड A2। A1 जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हम इसको कह सकते हैं, इसमें एंटीजेंस जो है वो ज्यादा होते हैं। सही है। और जो A2 ग्रुप होता है उसमें एंटीजेंस जो है वो काफी कम होते हैं और इसको कंसिडर किया जाता है एज वीकर टाइप, एज वीकर सब ग्रुप ऑफ ए ब्लड ग्रुप। सही है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी ओ ग्रुप्स। सो ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन को जो है हम कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइपिंग या ब्लड मैचिंग उसको कहते हैं। सही है। इसका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज एग्लूटिनेशन। अगर एग्लूटिनेशन होती है तो उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है ये कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है। सही है। अच्छा, एग्लूटिनेशन का मतलब ये है कि जब क्लम्प्स बन जाते हैं, आरबीसी जो है एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। लाइक यहाँ पे आप देखें ना, तो ये नॉर्मल है, इसमें आरबीसी जो है सारे सेपरेट पड़े होते हैं, लेकिन जब ये क्लम्प्स बन जाते हैं तो इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। सही है। अच्छा, agglutination occurs if an antigen is mixed with corresponding antibody which is isoagglutinin। अच्छा, अगर आप किसी एंटीजन के साथ उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मिक्स करें ना, तो तब जो है उसमें एग्लूटिनेशन होगी एंड आइसोएग्लूटिनिन बनेगा। सही है। एग्लूटिनेशन कब होती है? जब आप एंटीजन ए के साथ उसका करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी है दैट इज एंटीबॉडी ए, अगर आप उसके साथ मिक्स करते हैं तो तब जो है एग्लूटिनेशन होगी, मतलब ये चीज उससे बनेगा। सही है। या फिर अगर आप एंटीजन बी के साथ आप जो है एंटीबॉडी बी मिक्स करते हैं तो तब जो है उसमें एग्लूटिनेशन होगी। सही है। ओके, यहाँ पे आप देखिए ना, सो अगर एक ब्लड ग्रुप हमने लिया हुआ है और उस पे जो है हमने एंटीबॉडी बी डाल दी। सही है। एंटीबॉडी बी के साथ वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें आपने एंटी ए डाल दिया, सो वो जो है उसकी क्लम्पिंग हो गई। तो इसका मतलब है कि इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट था ना, और एंटीजन ए प्रेजेंट था, सो इस वजह से जो है उसकी एंटीजन एंटीबॉडी ए के साथ क्लम्पिंग हो गई, एंटी बी के साथ क्लम्पिंग नहीं हुई। सो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप जो है ए ब्लड ग्रुप है। सही है। ओके, दूसरा दूसरे पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने जो है ए एंटीबॉडीज ए डाल दिया, लेकिन उसकी क्लम्पिंग नहीं हुई। सही है। लेकिन अब जब आपने एंटीबॉडी बी डाल दी तो तब क्लम्पिंग हुई। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटीजन बी था ना, तो एंटीजन बी के प्रेजेंस की वजह से जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है ब्लड ग्रुप बी है। सही है। थर्ड को आप देखिए, सो हमने जो है उसी ब्लड पे हमने जो है एंटीबॉडी ए डाल दी, सो तब भी क्लम्पिंग हो गई। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट था। सही है। फिर जो है हमने उस पर एंटीबॉडीज बी डाल दी, सो फिर क्या हुआ, फिर भी क्लम्पिंग हो गई। सो इसका मतलब है कि बी भी प्रेजेंट है। सो एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सो इसका मतलब है कि द ब्लड ग्रुप इज ए बी। सही है। फोर्थ वाले को आप देखिए, सो वहां पे हमने क्या डाल दिया, एंटीबॉडीज ए डाल दिया, सो क्लॉटिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कि एंटीजन ए जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सही है। फिर हमने उस पर बी डाल दिया, एंटीबॉडीज बी, फिर जो है फिर भी क्लम्पिंग नहीं हुई। सो इसका मतलब है कि एंटीजन बी भी प्रेजेंट नहीं है। सही है। तो इसका मतलब है कि ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, सो द ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुप ओ। सही है। ओके, रिक्विजिट्स ऑफ बिफोर ब्लड टाइपिंग। ब्लड टाइपिंग के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो है सस्पेंशन ऑफ आरबीसी, जिस बंदे का हम ब्लड टाइप फाइंड आउट करें तो उसकी आरबीसी का हमें सस्पेंशन चाहिए, और दूसरा जो है हमें टेस्टिंग एंटीसीरा चाहिए होते हैं। सही है। सो दो चीज़ें हैं। सस्पेंशन ऑफ आरबीसी हम कैसे लेते हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड में जो है हम फ्यू ड्रॉप ब्लड में जो है हम आइसोटोनिक सेलाइन सोल्यूशन डालते हैं। सही है। 0.9% सोल्यूशन होता है, वो आरबीसी के साथ मिक्स करते हैं, तो हमें जो है सस्पेंशन ऑफ आरबीसी मिल जाते हैं। एंटी सीरम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंटी सीरम ए, दूसरा है एंटी सीरम बी। एंटी सीरम ए में जो है एंटीबॉडीज ए होते हैं या अल्फा एंटीबॉडीज होती है, और एंटी सीरम बी में एंटीबॉडीज बी या बीटा एंटीबॉडीज होती है। सही है।
ओके, इसका ब्लड ग्रुप फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है कि हम एक स्लाइड ले लेते हैं, ग्लास स्लाइड, उस पे जो है हम एंटी सीरम डाल देते हैं, एक ड्रॉप एंटी सीरम ए डाल देते हैं, दूसरा ड्रॉप जो है एंटी सीरम बी का डाल देते हैं, सही है। फिर उस एंटी सीरम ए के ऊपर भी हम आरबीसी का एक सस्पेंशन डाल देते हैं, एक ड्रॉप, और एंटी सीरम बी के ऊपर भी जो है हम आरबीसी सस्पेंशन का एक ड्रॉप डाल डाल देते हैं, सही है। फिर उस लाइट की जो है हम रॉकिंग करते हैं, मतलब जेंटली हम उसकी मूवमेंट करते हैं फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद जो है हम उसको देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर उसमें एग्लूटिनेशन हुई होती है तो हमें जो है क्लम्स नजर आते हैं। आप इस पिक्चर में देख तो आप लोगों को क्लम्स से नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखिए तो एक सोल्यूशन टाइप है, इसमें क्लम्स नहीं है, सही है। सो हमें जो है नेकेड आई से भी क्लम्स नजर आ सकते हैं, अगर हम चाहे तो हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है कंफर्म भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी। सो अगर एग्लूटिनेशन हुई है सो वही वाली बात कि क्लम्स नजर आएंगे, एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो क्लम्स नहीं होंगे उसमें, सही है। अच्छा जी। सो अब रिजल्ट हमारे पास इसका इस प्रोसीजर का क्या आएगा। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें भी क्लम्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए ये ब्लैक ब्लैक से, यहाँ पे भी क्लम्स बने हुए हैं ये रेड से। इसका मतलब है कि इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट था, तभी एंटीबॉडी ए के साथ उसकी कोगुलेशन हुई है, और एंटीजन बी भी प्रेजेंट था, तभी इसकी जो है एंटीबॉडी बी के साथ भी इसकी एग्लूटिनेशन हुई है, सही है। सो द रिजल्ट विल बी कि ये ब्लड ग्रुप जो है दैट इज टाइप ए बी, सही है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाले को आप देखिए तो एंटी सीरम ए के साथ उसमें क्लम्पिंग नहीं हुई, इसका मतलब है कि इसमें एंटीजन ए जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सही है। लेकिन एंटीबॉडी बी के साथ क्लम्पिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि एंटीजन बी प्रेजेंट है। सो व्हाट विल द ब्लड ग्रुप टाइप, सो दैट इज टाइप बी। थर्ड वाले को आप देखें तो इसमें एंटी सीरम ए के साथ उसकी क्लॉटिंग हुई है, एग्लूटिनेशन हुई, तो इसका मतलब है कि एंटीजन ए प्रेजेंट है। लेकिन इस वाले को देखें तो इसका मतलब है कि एंटीजन बी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुई। सो द ब्लड टाइप इज टाइप ए। अच्छा, थर्ड वाले को आप देखें सुना तो एंटीजन ए के साथ क्लॉटिंग हुई है ना बी के साथ, इसका मतलब है कि ए भी एब्सेंट है और बी जो है वो भी एब्सेंट है। सो रिजल्ट क्या हमें मिलेगा, दैट विल बी द ब्लड ग्रुप ओ, सही है, उसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एबीओ ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम हमेशा जो है सिर्फ कंपेटेबल ब्लड यूज करते हैं, मतलब कि जो मैचिंग ग्रुप्स होते हैं हम सिर्फ वो यूज करते हैं। जो बंदा जो है वो ब्लड देता है तो उसको हम डोनर कहते हैं, जो रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम चेक करते हैं, डोनर का एंटीजन चेक करते हैं कि डोनर में कौन सा एंटीजन है, और रिसिपिएंट की जो है एंटीबॉडीज हम चेक करते हैं, सही है। अच्छा जी। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो उसमें एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। सो इसका मतलब है कि वो जो है यूनिवर्सल डोनर हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो वो यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप जो है दे सकता है, ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकता है। अच्छा, दूसरा अगर ए बी को हम देखें तो उसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है, सही है। सो इसका मतलब है कि उनमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होते, ना जो है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं ना बीटा एंटीबॉडीज होते हैं। सो इस वजह से वो जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, मतलब वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, सही है। ओके, नाउ मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग क्या होती है। मैचिंग जो है हम जब भी किसी बंदे का ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसके ब्लड टाइपिंग करते हैं या ब्लड मैचिंग करते हैं, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड्स में प्रोसीजर पढ़ा ना, सो वो जो है ब्लड मैचिंग का प्रोसीजर है। लेकिन क्रॉस मैचिंग क्या होती है, जब भी हमें किसी बंदे की ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना होता है, ट्रांसफ्यूजन के लिए हम जो है हमेशा क्रॉस मैचिंग करते हैं, ठीक है। मैचिंग में क्या होता है कि हम जो है रिसिपिएंट का आरबीसी लेते हैं और उसको एंटी सीरम के साथ टेस्ट करते हैं, सही है, ताकि हमें जो है उसका ब्लड ग्रुप फाइंड आउट हो सके, सही है। लेकिन क्रॉस मैचिंग जो है, हम जब भी ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम फिर एक दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मैचिंग के बाद हम एक दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग में हम क्या करते हैं कि जो रिसिपिएंट का सीरम होता है, मतलब कि जिस बंदे को हमने ब्लड देना होता है, जो पेशेंट बंदा होता है ना, तो उसका उसका सीरम लेते हैं और उस साथ जो है उसको मैच करते हैं विद डोनर आरबीसी, सही है।
जिस बंदे ने ब्लड देना होता है सो उसको उसके आरबीसी के साथ उसको टेस्ट करते हैं। सही है। अगर इसमें एग्लूटिनेशन हो गई तो इसका मतलब है कि डोनर जो है इस रिसिपिएंट को ब्लड नहीं दे सकता। अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो इसका मतलब है कि डोनर इस रिसिपिएंट को ब्लड दे सकता है। सही है। तो क्रॉस मैचिंग जो है हम इसलिए करते हैं कि एक रिसिपिएंट जो है वो एक डोनर का ब्लड रिसीव कर सकता है या एक डोनर का ब्लड वो रिसीव नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। सही है। अच्छा, agglutination of RBC from a donor occurs during cross matching. The blood from that person is not used for transfusion. See है? So ऐसा ब्लड जो है हम ट्रांसफ्यूजन के लिए कभी यूज नहीं करते जिसमें एग्लूटिनेशन होती है। अच्छा, क्रॉस मैचिंग इज ऑलवेज डन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है हम हमेशा क्रॉस मैचिंग करते हैं। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ एग्लूटिनोजेंस एंड एग्लूटिनेंस। अच्छा, किसी भी बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो डिपेंड करता है कि वो अपने पेरेंट्स से कौन सी जीन्स जो है वो इनहेरिट करता है। आइदर वो जीन ए इनहेरिट करता है, बी करता है या ओ करता है, किस टाइप की जीन्स वो इनहेरिट करता है सो उस टाइप का उसका ब्लड ग्रुप होता है। सही है। जो जीन ए एंड बी है दे आर डोमिनेंट और ओ जो है वो रिसेसिव है। अच्छा, एग्लूटिनोजेंस जो है एग्लूटिनोजेंस जो है सिंपली द एंटीजेंस कि वो जो है हमारे फीटल लाइफ के 6 मंथ में अपेयर होना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जब ख़त्म हो रहा होता है ना तो तब जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं एग्लूटिनोजेंस। और इनकी कंसंट्रेशन जो है वो एट बर्थ 1/5 ऑफ द एडल्ट कंसंट्रेशन होती है। सही है। मतलब ये है कि अगर एडल्ट में 5 एंटीजेंस है सो जो बर्थ पे है बर्थ पे बच्चे में सिर्फ एक ही एंटीजन होगा। से ये जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा नहीं होता। इट राइजेस टू द एडल्ट लेवल एट प्यूबर्टी। लेकिन जब बंदा एडल्ट लेवल तक पहुंचता है, प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो तब उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एडल्ट लेवल वाली हो जाती है। सही है। एग्लूटिनोजेंस जो है ये फीटल लाइफ में नहीं होती। सॉरी, एग्लूटिनिन जो है ये फीटल लाइफ में नहीं होती। जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, एंटीबॉडीज ए या बी, ये जो है फीटल लाइफ में नहीं प्रोड्यूस होती। ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब बच्चे में कोई बाहर से कोई एंटीजन्स आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के साथ बाहर से कोई भी एंटीजन ए और बी आ जाता है तो तब उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज ए या बी बन जाते हैं। सही है। और एग्लूटिनोजेंस जो है मतलब जो एंटीजेंस होते हैं ये सिर्फ हमारे आरबीसी पे नहीं होते बल्कि ये हमारे सलाइवल ग्लैंड, पेंक्रियास, किडनी, लिवर, लंग्स वगैरह में होते हैं। सही है। सो अगर जब भी कोई एग्लूटिनेशन होगी तो वो सिर्फ आरबीसी में भी नहीं होगी बल्कि वो हमारे पेंक्रियास, लिवर, लंग्स वगैरह को भी अफेक्ट करेंगे। सही है। अच्छा जी, जो एंटीबॉडीज होती है ना ये होती है मेनली गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। सही है। और गामा ग्लोबुलिन्स में भी मेनली ये आईजीजी एंड आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। सही है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ना जो जीन्स की हम बात कर रहे थे कि अगर कोई मदर से ए जीन रिसीव कर रहा है और फादर से भी ए रिसीव कर रहा है तो उसका ब्लड जो है वो ए होगा। सही है। उसी तरह अगर कोई मदर से बी जीन रिसीव कर रहा है लेकिन फादर से जो है वो ए जीन रिसीव कर रहा है तो उसका ब्लड जो है ए बी होगा। सही है। और सेम अगर कोई फादर से ए जीन रिसीव कर रहा है लेकिन मदर से वो ओ जीन रिसीव कर रहा है लेकिन ओ रिसेसिव है तो इस वजह से उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। अच्छा जी, सेम इज द केस विद बी। अगर कोई फादर से बी रिसीव कर रहा है, मदर से जो है उसमें ए आ रहा है सो ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। अगर कोई फादर से बी रिसीव कर रहा है, मदर से भी बी है सो ब्लड ग्रुप विल बी बी। और अगर फादर से बी है लेकिन मदर से ओ है जो कि रिसेसिव है सो ब्लड ग्रुप विल बी बी। सही है। और उसी तरह जो है ओ के लिए भी है। अगर ब्लड ग्रुप फादर से जो जीन आ रहा है वो ओ है, मदर से ए आ रहा है सो ब्लड ग्रुप विल बी ए क्योंकि ओ जो है वो रिसेसिव है। और उसी तरह मदर से बी एंड फादर से ओ सो तब ब्लड ग्रुप विल बी ओ सॉरी बी। एंड सेम इज द केस विद ओ। अगर ओ मदर से आ रहा है एंड फादर से भी ओ आ रहा है सो तब जो है जाके ब्लड ग्रुप विल बी ओ। तो ओ के लिए दोनों जीन्स का ओ होना बहुत जरूरी है। सही है। ओके जी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है कि जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं जब आप किसी बंदे में इनकम्पैटिबल ग्रुप जो है वो आप ट्रांसफर करते हैं तो उसमें जो है एडवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं।
इनकम्पेटिबल का मतलब ये होता है कि मिसमैच्ड, मतलब कि एक का ब्लड ग्रुप डिफरेंट था, दूसरे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट था, एक में एंटीबॉडीज एक तरह की थी, दूसरे में दूसरी तरह की थी, तो उसमें जो है इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है और उसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सही है। ये एडवर्स रिएक्शन माइल्ड भी हो सकते हैं और ये बहुत ज्यादा सिवियर भी हो सकते हैं। माइल्ड लाइक फीवर हो सकता है, हाइव्स हो सकते हैं, हाइव्स इज स्किन रिएक्शन, जो कि स्किन पे एचिंग टाइप स्टार्ट हो जाती है। और सिवियर जो है, सिवियर डिजीजेस में किडनी फेलियर भी हो सकता है, इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। सो माइल्ड टू सिवियर इसके रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपने कितना ब्लड बंदे को ट्रांसफ्यूज किया है। इसके अलावा डोनर की जो हेल्थ होती है ना, उस पर भी डिपेंड करती है। सही है। अच्छा जी। एंड मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स बिटवीन द डोनर्स आरबीसी एंड द रिसिपिएंट प्लाज्मा। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपने जो डोनर्स के आरबीसी के बीच में एंड जो रिसिपिएंट का प्लाज्मा होता है ना, उसके बीच में एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने इनकम्पैटिबल ग्रुप्स जो है वो ट्रांसफ्यूज किए होते हैं। सही है। डोनर्स प्लाज्मा में जो है, अगर एग्लूटिनेंस, अगर आप डोनर्स की प्लाज्मा में ऐसे एग्लूटिनेंस है या ऐसी एंटीबॉडीज है जो कि मैच नहीं कर रही रिसिपिएंट के साथ, तो उसका जो है कोई रिएक्शन नहीं आएगा, उस पर एग्लूटिनेशन नहीं होगी। एग्लूटिनेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, बहुत कम होते हैं डोनर्स के जो एंटीबॉडीज होती है। सो इस वजह से उसका कुछ खास रिएक्शन नहीं आता, एग्लूटिनेशन नहीं होती। लेकिन अगर रिसिपिएंट के प्लाज्मा में ऐसे एग्लूटिनेंस है, ऐसी एंटीबॉडीज है जो कि डिफरेंट है डोनर वाले से, तो तब क्या होगा कि डोनर की इम्यून सिस्टम जो है वो अपना रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती है, और उस वजह से डोनर्स की जो आरबीसीज होते हैं ना, सो उसकी एग्लूटिनेशन हो जाती है, रिजल्टिंग एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सही है। सो इसी वजह से जो है हम हमेशा जो रिसिपिएंट के हम हमेशा जो है एग्लूटिनेंस चेक करते हैं, और और डोनर की जो है हम हमेशा जो है एंटीजेंस चेक करते हैं। सही है। जब भी हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं सो उससे पहले। सेवेरिटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सो सेवेरिटी की हमने ऑलरेडी बात की कि ये माइल्ड भी हो सकते हैं, सेवेयर भी हो सकते हैं। माइल्ड जो है उसमें फीवर और रैशेस वगैरह आते हैं, और सेवेयर जो है उसमें किडनी फेलियर हो सकता है, कोमा बंदे को हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। सही है। लेकिन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की सेवेरिटी डिपेंड करती है कि आपने कितना अमाउंट बंदे को ट्रांसफ्यूज किया है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा हुआ। अगर माइल्ड रिएक्शन है तो वो तो आसानी से वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर सिवियर रिएक्शन है सो फिर जो है वो काफी टाइम लेंगे। सही है। अगर और डिपेंड करता है बंदे की जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट पे। अगर उसकी ऑलरेडी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपने उसको, अगर उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी सेवेरिटी जो है वो काफी ज्यादा होगी। सही है। अच्छा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती क्यों है? असल में ऐसा होता है कि जब आप किसी बंदे में इनकम्पेटेबल ब्लड डालते हैं, मतलब कि मिसमैच ब्लड उसमें डालते हैं, तो उसकी आरबीसी, डोनर की आरबीसी के साथ क्या होता है कि ये आप इसको कंसिडर कर ले कि ये डोनर की आरबीसी है। सो डोनर की आरबीसी के साथ जो रिसिपिएंट होता है उसके एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड हो जाते हैं। सही है। आईजीएम और आईजीजी जो एंटीबॉडीज होती है वो डोनर के आरबीसी के साथ बाइंड हो जाती है, और उसमें कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत सारे आरबीसी जो है वो कोगुलेशन उनमें स्टार्ट हो जाती है, ग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाती है। सही है। और फिर जो है इवेंचुअली उनकी लाइसिस कर लेते हैं, मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन कॉज कर लेते हैं इन आरबीसी की, और आरबीसी से जो है उसका हीम पार्ट होता है या उसका जो हेमोग्लोबिन होता है वो सारा उससे रिलीज हो जाता है। सही है। क्योंकि आरबीसी जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और यही जो हीमोग्लोबिन होता है या हीम होता है उसी की वजह से जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सही है। ओके, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि हिमोलिसिस, कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हिमोलिटिक होते हैं, कुछ जो है नॉन हिमोलिटिक होते हैं। हिमोलिटिक का मतलब ये है कि वो जो है आरबीसी की ब्रेकडाउन के साथ रिलेटेड होते हैं। सही है। और नॉन हिमोलिटिक वो होते हैं जो कि आरबीसी की ब्रेकडाउन के साथ रिलेटेड ना हो। सही है। सो नॉन हिमोलिटिक जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं वो विद इन अ फ्यू मिनट्स टू आवर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उनके कॉमन सिम्टम्स जो है दैट इज फीवर, डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग एंड इचिंग होती है। सही है। अच्छा, हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है ये एक्यूट भी हो सकते हैं एंड डिलेड भी हो सकते हैं।
एक्यूट का मतलब यह है कि वो जल्दी अपेयर हो जाते हैं, डिलेड वो होते हैं जो कि कुछ दिनों बाद अपेयर होते हैं, सही है। एक्यूट जो है सो वो विद इन फ्यू मिनट्स अपेयर हो जाते हैं, और ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि हिमोलिसिस हो जाती है डोनर्स की आरबीसी की। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? फीवर, चिल्स, इंक्रीज हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रोंकोस्पाज्म, नाउजिया, वोमिटिंग, रेड यूरिन, चेस्ट पेन, बैक पेन एंड रिगर। रिगर असल में कहते हैं जो बहुत टेम्परेचर के साथ जब स्वेटिंग होती है एंड शिवरिंग होती है, तो उसको रिगर कहते हैं, सही है। सम पेशेंट्स में डेवलप पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में, सही है। डिलेड हेमोलिटिक रिएक्शंस वो होते हैं जो कि 1 to 5 डेज आफ्टर ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें जो है ये the hemolysis of RBC result in large release of large amount of hemoglobin into the plasma। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जब आरबीसी ब्रेक हो जाते हैं तो उससे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन रिलीज होता है, और उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, वो कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ेंगे। ओके, जो डिलेड रिएक्शंस होते हैं ना, सो वो ये 3 होते हैं। जॉन्डिस होता है, कार्डियक शॉक होता है एंड रीनल शटडाउन होता है। सो जॉन्डिस क्यों होता है? क्योंकि हमारे आरबीसीज जो है उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और उस ब्रेकडाउन से जो है बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन की लेवल जो है अगर वो 2 mg पर डेसीलिटर से अगर वो ज्यादा हो जाता है तो वो जो है जॉन्डिस का कॉज कर लेता है, सही है। अच्छा, सेकंड वन इज कार्डियक शॉक। तो कार्डियक शॉक क्यों होता है? क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाती है और बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाती है आरबीसी की, सो उसकी वजह से जो है हार्ट जो विस्कोसिटी होती है ना ब्लड की, सो वो इंक्रीज हो जाती है। सो इस वजह से विस्कोसिटी की वजह से हार्ट पे जो है वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और कार्डियक फेलियर हो जाती है, सही है। दूसरा क्या होता है कि इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हमारे जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप कर जाता है, सो बंदा जो है वो शॉक में चला जाता है, सही है। अच्छा, रीनल शटडाउन क्यों होती है? रीनल शटडाउन किसे कहते हैं? जब किडनी जो है अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं, डिसफंक्शन हो जाती है, तो उसको रीनल शटडाउन कहते हैं। रीनल शटडाउन क्यों होता है? क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होती है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से बनती है, और जो फ्री हेमोग्लोबिन होता है, सो वो सारा जाता है हमारी किडनी में, सही है। किडनी में ये जो है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से फिल्टर आउट हो जाते हैं, और ये चले जाते हैं हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स में, सही है। रीनल ट्यूब्यूल्स में जब ये चले जाते हैं तो इनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, तो ये जो है वहीं पे पार्टिसिपेट कर जाते हैं, सही है। सॉरी, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। जब ये इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो है रीनल ट्यूब्यूल को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, सही है। जब रीनल ट्यूब्यूल ब्लॉक कर देते हैं तो किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप कर देती है, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल ब्लॉक है, और उसको कहते हैं एन्यूरिया। जब एन्यूरिया हो जाता है तो इसमें जो है अगर आप बंदे को 10 to 12 डेज में कोई आर्टिफिशियल किडनी की थ्रू ट्रीट ना करें, सो उसमें क्या होता है कि इस जॉइंटस, कार्डियक शॉक और स्पेशली जो एन्यूरिया है, तो उसकी वजह से बंदे की डेथ हो सकती है, सही है। ओके, आरएच फैक्टर। सो आरएच फैक्टर जो है ये भी एक एंटीजन है जो कि हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, और ये सबसे पहले मंकीज में डिस्कवर हुआ था, और रिसेस मंकी में, सो तभी इसको जो है आरएच फैक्टर कहा जाता है। आरएच फैक्टर जो है आरएच एंटीजन काफी ज्यादा है, लेकिन उसमें जो डी है ना वो ज्यादा एंटीजेनिक है एंड ह्यूमन। और आरएच पॉजिटिव उनको कहते हैं अगर जिनमें डी एंटीजन हो, सही है। जिनमें डी एंटीजन ना हो तो उनको जो है आरएच नेगेटिव कहा जाता है। जो इंडियन होते हैं उसमें 85% जो है वो आरएच पॉजिटिव है एंड 15% आरएच नेगेटिव। और आरएच पॉजिटिव जो है ये ब्लैक पीपल में ज्यादा होते हैं, सही है। अच्छा, आरएच जो है आरएच सिस्टम ये एबीओ से इसमें डिफरेंस है कि इसमें जो है कि एंटीबॉडीज नहीं होते एंड नेचुरल एंटीबॉडीज जो है वो नहीं होते बंदे में। लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिव किसी नेगेटिव बंदे में आप अगर पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, आरएच पॉजिटिव ब्लड, तो तब जो है उसमें एंटीबॉडीज डी जो है वो डेवलप हो जाते हैं। नेचुरली ये किसी में नहीं होते, सही है। अच्छा जी, अगर आप किसी बंदे अगर आप किसी पॉजिटिव बंदे में आरएच पॉजिटिव बंदे में आप आरएच नेगेटिव ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उसके जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, सही है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव में आरएच पॉजिटिव डालते हैं ना, तो उसमें जो है फिर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी डी डेवलप हो जाती है, सही है।
ओके, इनहेरिटेंस ऑफ आरएच एंटीजन। सो आरएच फैक्टर जो है ये एक डोमिनेंट फैक्टर है। ये होमोजाइगस भी हो सकता है, मतलब कि दोनों जो है एलील्स दोनों सेम हो, लाइक कैपिटल डी डी या स्मॉल डी डी, लेकिन दोनों जो है होमोजाइगस हो, सेम एलील्स हो। या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, अगर कैपिटल डी एक भी हो सो तब भी जो है आरएच पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट फैक्टर है। आरएच नेगेटिव जो है तब होता है जब उसमें डी एंटीजन जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो, दैट इज विद होमोजाइगस डी डी। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, सो फादर जो है वो होमोजाइगस है, दोनों जो है उसमें डी डी है, लेकिन होमोजाइगस है, सेम पेयर सेम एलील से उसमें आर एच पॉजिटिव है। मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है, लेकिन होमोजाइगस है आर एच नेगेटिव है। सही है, मतलब उसमें एक भी कैपिटल डी नहीं है। तो बच्चे जितने भी बनेंगे सो वो जो है सारे आर एच पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक जो है आर एच पॉजिटिव फादर से आ रहे हैं, आर एच नेगेटिव मदर से आ रहे हैं, लेकिन डी जो है वो डोमिनेंट है, तो सब जो है वो आर एच पॉजिटिव होगी, लेकिन हेट्रोजाइगस होगी। सही है, मतलब कि एलील्स जो है वो डिफरेंट है, सेम एलील्स नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, सो फादर जो है वो स्टिल होमोजाइगस है, लेकिन उसमें भी आर एच नेगेटिव है, मदर में भी आर एच नेगेटिव है, तो सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो सारे आर एच नेगेटिव होंगे। सही है। अच्छा, थर्ड में आप देखिए, सो फादर जो है वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस अब नहीं है, एक उसमें डी फैक्टर है, दूसरा जो है वो रिसेसिव है, वो डी फैक्टर उसमें नहीं है, मतलब कि एलियल्स जो है वो डिफरेंट है, और मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है। तो तब क्या होगा कि अब 50% बच्चे जो है वो आर एच पॉजिटिव होंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस पॉजिटिव होंगे। सही है, और 50% बच्चे जो है उनमें वो आर एच नेगेटिव होंगे, उनमें आर एच फैक्टर नहीं होगा। सही है। ओके ओके, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। अब अगर आपने आरएच जो है, एक आरएच नेगेटिव बंदे को आपने आरएच पॉजिटिव ब्लड दिया, सो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम अगर आपने दिया, सो बंदे की बॉडी में जो है आरएच जो एंटीबॉडी डी होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। सो तब जो है एक मंथ उसको लगता है आरएच एंटीबॉडीज बनाने में। सो एक मंथ के बाद जब एंटीबॉडीज बन जाती है, और जो डोनर का ब्लड होता है अगर वो बंदे रिसिपिएंट के ब्लड में अभी भी है, सो उन सेल्स में जो है एग्लूटिनेशन हो जाती है, और मैक्रोफेजेस उन सेल्स को खत्म कर लेते हैं, और उस वजह से जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत ही माइल्ड होते हैं, उसका कुछ खास नुकसान जो है रिसिपिएंट को नहीं होता। सही है, तो उसकी कुछ खास जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन आर एच एंटीबॉडीज जो है वो आर एच नेगेटिव बंदे की बॉडी में बन जाती है। सही है, और वो फिर हमेशा के लिए रहती है। तो अगर आपने इससे आर एच नेगेटिव बंदे को दोबारा से आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया ना, तो फिर क्या होगा कि तब जो है वो रिएक्शंस, एंटीबॉडीज तो अब ऑलरेडी मौजूद है ना, तो तब जो है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगी, सेम जिस तरह की एबीओ सिस्टम में होती है। सही है, उसी तरह के एडवर्स रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने सेकेंड टाइम दिया। फर्स्ट टाइम पे जो है कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने आर एच पॉजिटिव बंदे को जो है आर एच नेगेटिव ब्लड दे दिया, तो तब जो है उसमें जो है कोई रिएक्शंस नहीं होंगे। सही है, क्योंकि उसमें जो है आर एच नेगेटिव में कोई एंटीबॉडी को कोई एंटीजेंस होती ही नहीं है। जब एंटीजेंस नहीं होती तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते ही नहीं है। सही है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। इस पे हम ऑलरेडी कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो है हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है कि अगर फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है, और मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, और बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव बन जाता है ड्यू टू फादर। सही है, सो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है अब आर एच पॉजिटिव है, मदर आर एच नेगेटिव है। सो बच्चे के जो आर एच पॉजिटिव के जो एंटीजेंस होते हैं ना, सो वो नॉर्मली जो है मदर की बॉडी में नहीं जा सकते, ना ही मदर के एंटीजेंस जो है वो बेबी में आ सकते हैं। तो अब जो है एंटीजन ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि कुछ के आर एच पॉजिटिव जो फैक्टर्स होते हैं, जो आर एच एंटीजन ब्लड होता है बेबी का, वो लीक कर जाता है। जब प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है तो वो लीक कर जाता है इनटू मदर। जब मदर में आर एच पॉजिटिव ब्लड जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मदर में जो है कुछ टाइम के बाद, एक मंथ के बाद जो है उसमें आर एच एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। सही है,
सो अब बच्चे की बर्थ तो हो जाती है, डिलीवरी तो हो जाती है, सो उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती नॉर्मली, लेकिन मदर में जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है जो हमेशा के लिए रहती है। तो अब अगर दूसरा बेबी भी आ गया और वो भी RH पॉजिटिव हो गया, तो तब क्या होता है कि मदर की एंटीबॉडी क्रॉस करती है प्लेसेंटा को और बेबी में जाती है और उसमें एग्लूटिनेशन कॉज कर लेती है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि एंटीजन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू प्लेसेंटा, और वो जो है बेबी में आके उसमें एग्लूटिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, सही है। और बेबी में जो है सिवियर उसमें जो है जो एग्लूटिनेशन होती है, सो एग्लूटिनेशन के बाद जो है हीमोलिसिस होती है, मतलब कि आरबीसी की ब्रेकडाउन हो जाती है, बेबी की जो आरबीसीज होते हैं उनमें ब्रेकडाउन हो जाती है और उसकी वजह से उसमें सिवियर कॉम्प्लिकेशंस आती है, सही है। अच्छा, जब आरबीसी की ब्रेकडाउन हो जाती है, सो बॉडी जो है आरबीसी को कंपेंसेट करने के लिए उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेती है। सिर्फ बोन मैरो ही नहीं बल्कि स्प्लीन और लिवर वगैरह भी आरबीसी की प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, सही है। और आरबीसी जो है वो अभी मैच्योर भी नहीं होती कि वो रिलीज होते रहते हैं ब्लड में, सही है। मतलब कि बोन मैरो में भी वो रिलीज हो जाते हैं प्रो एरेथ्रोब्लास्ट स्टेज में से, जब न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं वो रिलीज होते हैं बोन मैरो से। तो इस वजह से इसको जो है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, सही है। क्योंकि आरबीसीज जो है वो एरिथ्रोसाइट्स अभी नहीं बने होते, मतलब मैच्योर नहीं होते, और वो जो है रिलीज होते रहते हैं इनटू द ब्लड, सो उस वजह से उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, सही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते। ओके, सिवियर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एक्सेसिव हिमोलिसिस और क्या क्या हो सकता है, सिवियर एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी की ब्रेकडाउन हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडीज आ जाती है और वो जो है अटैक कर लेते हैं आरबीसीज को, तो उस वजह से उनकी हिमोलिसिस हो जाती है और हिमोलिसिस की वजह से जो है एनीमिया हो जाता है, सही है। एंड द इन्फेंट डाइज व्हेन एनीमिया बिकम्स मोर सिवियर, सही है। अच्छा, हाइड्रोप्स फेटालिस क्या होता है कि ये जो है एक सीरियस कंडीशन है जिसमें एडेमा स्टार्ट हो जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एडेमा हो जाता है। तो एडेमा जो है वो लिवर में भी हो जाता है, स्प्लीन में भी हो जाता है, कार्डियक फेलियर भी उसकी वजह से हो जाती है। लिवर एंड स्प्लीन में जब एडेमा होता है तो वो जो है काफी इनलार्ज हो जाते हैं और कार्डियक फेलियर भी इसी वजह से होती है। सो अगर ये कंडीशन ज्यादा सिवियर हो तो उसकी वजह से जो है इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है फीटस की, सही है। ओके, थर्ड कंडीशन इज सिवियर कॉम्प्लिकेशन इज कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होता है कि ब्रेन जब डैमेज हो जाता है इन्फेंट्स में ड्यू टू जॉइंटिस, तो उसको जो है कनेक्टर्स कहते हैं। असल में अगर बेबी जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस में अगर वो एनीमिया को सर्वाइव कर लेता है, एनीमिया की वजह से उसकी डेथ नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा बनता है, क्योंकि आरबीसी की हिमोलिसिस होती है ना, तो उसकी वजह से बिलिरुबिन बनता है और बिलिरुबिन जो है वो ब्रेन जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस कर सकता है, क्योंकि बच्चे का ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो इतना डेवलप नहीं होता, तो बिलिरुबिन उसको क्रॉस करके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में वो डैमेज कॉज कर लेता है। जो ज्यादा अफेक्टेड एरिया होते हैं ब्रेन के वो बेसल गैंग्लिया है, हिप्पोकैम्पस, जेनिकुलेट बॉडी, सेरेबेलम एंड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है। तो यहाँ इस एरिया को वो अफेक्ट कर लेता है और इसमें जो फीचर्स होते हैं बच्चे के, तो वो ज्यादा लेथार्जिक होते हैं, मतलब फटीग सा होता है एंड स्लीपी ज्यादा होता है, और उसकी जो क्राई जो है हाई पिच क्राई हो जाती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, मतलब उसकी जो मसल का टोन होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। एंड आर्किंग ऑफ द हेड बैकवर्ड, आप इस हेड को देखें ना तो वो बैकवर्ड की तरफ आर्किंग उसकी हो जाती है। फिर जैसे जैसे डिजीज डेवलप होता रहता है, तो फिर उसके जो टोन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें हाइपरटोनिया हो जाता है एंड ओपिस्टोटोनस। ओपिस्टोटोनस असल में बैक, स्पाइन और हेड की मसल की जो है स्पैज्म हो जाती है, सही है, और उससे एक कर्व सा बन जाता है पूरे बैक में और हेड में, इसको कहते हैं ओपिस्टोटोनस। अच्छा, एडवांस साइंस क्या होती है कि इनएबिलिटी टू सकल मिल्क, इरिटेबिलिटी, क्राइंग, बाइसाइक्लिंग मूवमेंट्स, कोरियोएथेटोसिस। कोरियोएथेटोसिस जो है ये भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है, ट्विस्टिंग टाइप मूवमेंट्स होती है एबनॉर्मल, स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, सीजर्स, फीवर्स एंड कोमाइस। तो ये सारी जो सिम्टम्स है इसमें डेवलप हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कर्नेक्टर्स। Okay, now talk about prevention and treatment of erythroblastosis fetalis. So prevention जो है हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो है अगर मदर जो है नेगेटिव है और बेबी जो है अगर वो RH पॉजिटिव है, तो हम मदर में जो है एंटी डी जो है मतलब कि एंटीबॉडीज डी जो है मदर में एडमिनिस्टर कर लेते हैं 28 और 24 वीक ऑफ गेस्टेशन।
सही है। या फिर अगर मदर ने जो है डिलीवर कर दिया है पॉजिटिव बेबी को और मदर खुद नेगेटिव थी, तो तब जो है मदर को हम 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी जो है हम उसको एंटी डी देते हैं। सही है। इस ये जो है एक टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ब्लड जो है आरएच पॉजिटिव ब्लड मदर में चला गया है बेबी से, तो वो जो है इस एंटीबॉडी के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है और मदर जो है वो खुद अपने एंटीबॉडीज नहीं बनाती। सही है। तो अगर सब्सिक्वेंट डिलीवरीज होती है, अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है विद आरएच पॉजिटिव बेबी, तो उसमें जो है हिमोलिटिक डिजीज कॉज नहीं होती क्योंकि मदर में एंटीबॉडीज बनी ही नहीं होती। सही है। अच्छा, अब अगर बेबी जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस के साथ अगर उसकी डिलीवरी हो गई, तो फिर उसके हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? उसके लिए जो है हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि बेबी का जो सारा आरएच पॉजिटिव ब्लड है वो निकाल दिया जाता है और उसमें जो है आरएच नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। सही है। तो उसमें जो है तकरीबन 6 मंथ लगते हैं कि आरएच पॉजिटिव की बजाय सारा ब्लड जो है वो आरएच नेगेटिव हो जाए। लेकिन ये इतना ज़्यादा टाइम बॉडी को मिल जाता है, बेबी की बॉडी को, कि उस वक्त तक जो है मदर की जितनी भी एंटीबॉडीज मदर से बेबी में आ गई थी, तो वो सारी एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। सही है। तो फिर उसके कोई हेमोलिटिक इफेक्ट्स नहीं आते बेबी में। सही है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, अदर ब्लड ग्रुप्स जो है जो हमने पढ़े एबीओ सिस्टम एंड आर सिस्टम, इसके अलावा भी काफ़ी ब्लड ग्रुप सिस्टम है। जैसे लीवर सिस्टम है, एमएनएस है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्लिनिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लीवर ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि ये जो है फर्स्ट टाइम एक सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई किया था मिस लीविस में। सो मिस लीविस जो है उसमें आइडेंटिफाई किया था और इस वजह से इसका नाम जो है लीविस ब्लड ग्रुप पड़ गया। अच्छा, इस लेडी में जो है इसमें कुछ एंटीजेंस थे जो कि उसके आरबीसी भी थे, सलाइवा और गैस्ट्रिक जूसेस में थे, और ये एंटीजन जो है उसने उसके एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट किया था। सही है। अच्छा, ये एंटीजन जो है जिसको लीविस एंटीजन कहते हैं, ये हमारी बॉडी के टिश्यूज में बनते हैं और फिर जो है अगर बॉडी टिश्यू कोई सिक्रीशन करती है तो उस सिक्रीशन के साथ ये भी सिक्रीट हो जाते हैं और इस वजह से इसको सिक्रीटर एंटीजन कहते हैं। सही है। जब ये सिक्रीट हो जाते हैं तो तब ये जाके आरबीसी के साथ अटैच हो जाते हैं या आरबीसी में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सही है। अच्छा, अगर ये जो है बच्चों में प्रेजेंट हो लीविस एंटीजन, तो उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड होती है, मतलब सही नॉर्मल ग्रोथ उनमें नहीं होती, मतलब कम ग्रोथ होती है और समटाइम्स जो है इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी हो सकते हैं। सही है। अच्छा जी। अच्छा, एमएनएस ब्लड ग्रुप जो है ये डिटरमिन किया जाता है बाय इट्स रिएक्शन विद एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी एन एंड एंटीबॉडीज एस। अगर इन एंटीबॉडी के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो तब जो है इस ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड ये जो है रेयरली जो है ये कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, लाइक हेमोलिसिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है ये बहुत कम कॉज कर सकते हैं। ठीक है। उनकी कोई क्लिनिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, अदर ब्लड ग्रुप्स जो है उसमें है बर्गर ग्रुप्स, डिएगो, बॉम्बे, डफी, लूथरन, पी ग्रुप, कैल ग्रुप, आई ग्रुप, किड ग्रुप एंड सल्टर एक्स जी ग्रुप। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज एबीओ सिस्टम एंड द आर सिस्टम। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो